नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक एजुकेशन 0.8 में। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में समझेंगे, ठीक है। और परिमेय संख्या का 4 वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें एक परिचय का वीडियो है और 3 वीडियोस प्रश्नों का हल किया हुआ है। तो आप उन तीनों को, अगर उन चारों वीडियोस को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और परिचय का वीडियो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो परिचय का वीडियो ज़रूर देखें। और हम लोग 1.2 क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, तभी जाकर हमें वो 1.2 जो प्रश्नावली 1.2 है तभी हम लोग बना पाएंगे, जब इसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कि किन किन पॉइंट्स पर, किन किन चीज़ों पर हमें आज चर्चा करना है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं योग पर समृद्ध गुण। पहला हमारा टॉपिक रहेगा योग पर समृद्ध गुण। आखिर समृद्ध गुण होता क्या है, ठीक है। व्यकलन पर समृद्ध गुण, व्यकलन मतलब घटाव, घटाव पर समृद्ध गुण होता है या नहीं होता है ये जानेंगे। गुणन पर समृद्ध गुण, गुना करने पर समृद्ध गुण होता है या नहीं होता है। भाग पर समृद्ध गुण होगा या नहीं होगा, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे योग का क्रम विनिमय, योग का साहचर्य गुण, व्यकलन का क्रम विनिमय, व्यकलन का साहचर्य गुण, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का साहचर्य गुण, भाग का क्रम विनिमय, भाग का साहचर्य गुण, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन, गुना, यहाँ पे गुना शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है योग पर समृद्ध गुण। तो हम लोग देखते हैं योग पर समृद्ध गुण। इधर से लिखेंगे योग पर समृद्ध गुण, ठीक है। ये योग पर समृद्ध गुण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो योग पर समृद्ध गुण 2 संख्याओं से होगा, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो परिचय का वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पूर्ण संख्या, यहाँ पे 2 चीज़ों को हम लोग कवर करते जाएंगे। पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध गुण और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत समृद्ध गुण, ठीक है ना। योग पर, व्यकलन पर, गुणन पर, भाग पर, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं पूर्ण संख्या पर। किस पर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पर जब भी कोई संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करके कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि अगर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से स्टार्ट होता है, 2 से, 3 से, 4 से, है ना। तो इसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, और संख्याओं को जानेंगे, अलग से एक वीडियो बनेगा उस पर। तो आप यहाँ पे समझ लें पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या के अंतर्गत और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, ठीक है, इनके अंतर्गत क्या होता है, समृद्ध। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के योग पर समृद्ध गुण। तो योग पर समृद्ध गुण पूर्ण संख्या में भी देखेंगे और पूर्णांक संख्या में। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए, जब हम किसी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए +4, 5 ले लिए, ठीक है, 2 अंक हैं, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, एक 9, यहाँ पे एक संख्या आएगा 9, और 9 क्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसे समझेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर योग का समृद्ध गुण, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या को जब जोड़ेंगे और जो योगफल आएगा वह एक पूर्ण संख्या ही आएगा, उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या पर समृद्ध गुण, ठीक है। पूर्ण संख्या पर समृद्ध गुण। तो समृद्ध गुण क्या होता है, किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, मान लिया आप 47 + 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 51। तो ये क्या आया, ये दोनों क्या था,
पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और इन दोनों को जोड़े तो क्या है 51, ये भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे समृद्ध गुण, मतलब जोड़ने पर जो भी आएगा संख्या, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगा वो सब समृद्ध गुण कहलाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें पूर्णांक संख्या में, तो पूर्णांक संख्या माइनस वाला भी रहता है, तो माइनस प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है हमारा -2 आता है। क्या आता है -2। तो ये समृद्ध है। ठीक है, पूर्णांक संख्या में समृद्ध है, क्या है समृद्ध है ना। इसको लिख सकते हैं समृद्ध गुण है। हम सही का निशान मतलब समझिए समृद्ध है, और गलत का निशान लगाएगा समझिएगा कि वो समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 प्लस माइनस अगर 2 करते हैं तो क्या आता है प्लस करते हैं, योग पर हम लोग देख रहे हैं ना, तो 4 प्लस 2 करते थे 6 आता है। तो ये भी क्या है समृद्ध है, क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को ही कहते हैं। तो यहाँ धनात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या पर ये समृद्ध होगा। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या पर अगर सपोज दैट यहाँ -7 है, प्लस अगर 2 करते हैं तो -5 आता है, जो कि यह समृद्ध नहीं है। ठीक है, ये दोनों समृद्ध है, ये भी समृद्ध है, लेकिन ये समृद्ध नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों में प्लस माइनस दोनों में समृद्ध होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं व्यवकलन पर। देखिए व्यवकलन पर हम लोग देखेंगे, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब होता है घटा, व्यवकलन, व्यवकलन पर समृद्ध। ठीक है, समृद्ध है ना, इस पर भी देखेंगे, दोनों चीज़ों को चल देखते हुए चलेंगे। इधर पूर्ण रहेगा पूर्ण संख्या, इधर रहेगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक हम लोग दोनों संख्या को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो व्यवकलन पर अगर मान लिया जाए यहाँ पे 9 में से 5 घटाते हैं, क्या आता है हमारा 4, क्या 4 आया। ठीक है, और 4 क्या है एक पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या है ना। तो ये क्या कहलाएगा समृद्ध गुण है। अगर -9 -9 -4 करते हैं क्या आता है -9 4 13, -13, ये समृद्ध है, ये समृद्ध है या नहीं, तो समृद्ध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या देख रहे हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है धनात्मक होता है, यहाँ ऋणात्मक, ये समृद्ध नहीं हुआ। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण से देखते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 13 -3 करते हैं। ठीक है, ये संख्याओं को अगर हम घटाते हैं क्या आता है 10 आता है। 10 क्या है एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, क्या हुआ पूर्ण संख्या, तो ये है समृद्ध। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस आ गया, तो ये पूर्ण संख्या का अंतर्गत ये समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब आता है पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा -9 या फिर यहाँ लेते हैं 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो -11 आता है। -11 क्या है एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या आता है जोड़ने पर, जब पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या ही आता है तो क्या कराएगा वह समृद्ध होगा। ये पूर्ण संख्या भी आएगा तब भी समृद्ध होगा, तो ये समृद्ध है। ठीक है, अब ऐसे लिखा हुआ रहेगा -2, यहाँ आया 7, तो ये भी समृद्ध है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए ये समृद्ध कहलाएगा। ठीक है, गुणन पर आइए चलते हैं, हम लोग गुणन पर देखते हैं। गुणन पर समृद्ध गुण, गुणन पर समृद्ध। ठीक है, यहाँ भी दोनों को लेकर चलेंगे, पूर्ण संख्या को लेकर चलेंगे और पूर्णांक को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए देखिए गुणन पर क्या है, अगर यहाँ 4 + 2 करते हैं, गुना 4 × 2 प्लस नहीं गुना 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ये समृद्ध है, सही का निशान लगाएंगे समझिए समृद्ध है, और गलत निशान लगाएंगे समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब हम -2 × 4 करते हैं तो क्या आएगा 4 × 8 -8, ये समृद्ध है नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, लेकिन ये प्लस में धनात्मक संख्या धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाला पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। -4 + 2 करते हैं, सॉरी 9 यहाँ पे गुना करते हैं, कितना आता है यहाँ पे -18 आया, तो ये समृद्ध है नहीं है। जब दो पूर्णांक को गुना करेंगे और पूर्णांक संख्या ही आ जाए तो हम लोग उसे बोलेंगे यह पूर्ण संख्या है। अब अगर मान लेते हैं 4 × 4 करते हैं, कितना आता है 4 चौके 16, तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस हो गया तो समृद्ध गुण होगा, है कि नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो संख्या आ रहा हुआ क्या है धनात्मक में आ रहा है, तो धनात्मक तो पूर्ण संख्या होता है,
पूर्ण संख्या धनात्मक होता है तो ये समृद्ध होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत तो सभी होंगे। ठीक है, माइनस वाला भी जैसे ऐसे लिखा हुआ है 4 के 16 माइनस में आया। ठीक है, -16 ये क्या है, ये समृद्ध गुण होगा किसमें, पूर्णांक संख्या पर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस भी आ जाए तो क्या होगा, 20 आया, ये भी समृद्ध गुण है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी तो आएगा गुना करने पर, तो कुछ भी आएगा तो क्या होगा, समृद्ध होगा। मतलब गुना करने पर जो भी आएगा, जो भी मान आएगा वो समृद्ध होगा पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। लेकिन पूर्ण संख्या के अंतर्गत अगर धनात्मक आता है तो वह गुणात्मक पर समृद्ध गुण होगा। ठीक है, और अगर ऋणात्मक आता है तो वह समृद्ध गुण नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं भाग पर, तो भाग पर डायरेक्ट लिख दीजिए नहीं होता है, भाग पर समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, भाग पर समृद्ध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो दोनों से नहीं होगा, ना पूर्णांक संख्या से होगा और ना ही पूर्ण संख्या से होगा। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण संख्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, और यहाँ पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पे 7 से भाग करते हैं 5 को, तो क्या होगा, 7/5 आया, ये पूर्ण संख्या है नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं तो ये समृद्ध नहीं हुआ। ठीक है, क्या नहीं हुआ, समृद्ध नहीं होगा। अब अगर यहाँ -5 / 2 करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है, -7/2, ये भी समृद्ध गुण नहीं होगा। तो हम लोग कुल मिलाकर बोले कि भाग में समृद्ध गुण का प्रयोग, भाग में समृद्ध गुण नहीं होता है, भाग में समृद्ध नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए ये 4 बिंदुएं जो अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, अब हम इनके अलावा अब हम लोग चलेंगे योग पर, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इन चारों का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे योग का क्रम विनिमय। अब हम लोग परिमेय संख्या, अभी जब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो लिखा हुआ योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय। देखिए योग का क्रम विनिमय से समझिए क्या होता है। ठीक है, योग का क्रम विनिमय मतलब मान लिया जाए कि अगर ये राम है, ठीक है, ये कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है ना, 2 व्यक्ति, यहाँ राम, ठीक है, और यहाँ पे श्याम है। ठीक है, अगर ये श्याम को इधर ले आते हैं और राम को यहाँ पे ला जगह को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्रम विनिमय मतलब क्या है, उसके क्रम को चेंज करना, इसके जगह में इसको ले लाएंगे, इसके जगह में इसको ले लाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय, मतलब इसके क्रम को पलट देना। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे योग का क्रम विनिमय के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि 4/2 की है, ठीक है, 12 लिख देते हैं। ठीक है, बटा में परिमेय संख्या लेंगे, प्लस अगर यहाँ पे 2/12 करते हैं, या फिर और भी संख्या लिख सकते हैं, 4 लिख दें। ठीक है, अब ये क्रम विनिमय है कि नहीं जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा, हम लोग को इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, है ना। अभी क्या करना होगा, देखिए बराबर चिन्ह लगाएं, इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकला, 12, और 12 कम 12 तो 4 कम 4, प्लस 4 तिये 12, 3 12 भाग जाएगा, भिन्न का जोड़ पिछली वीडियो में हमने बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 12 में 3 बार हो जाएगा, 3 ऊपर गुना होगा, 3 दूनी 6, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 10/12 आया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके स्थान को बदल देते हैं। ठीक है, इसको और इसको इधर ले आते हैं, 2/4 प्लस 4/12। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इसका स्थान चेंज हो गया, बदल दिए। अब क्या करेंगे, अब गुना करते हैं, सॉरी गुना नहीं, जोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करते हैं, तो 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही निकलेगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 4 तिया 12, तो इसके ऊपर जो संख्या है उसमें 3 गुना हो, 3 दूनी 6, प्लस 12 कम 12, 4 कम 4, तो 6 4 10/12। अब देखिए दोनों का जो मान है वह क्या है, बराबर है ना, तो 4/12 प्लस 2/4 बराबर लिख सकते हैं 2/4 प्लस 4/12, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग कहते हैं
योग का क्रम विनिमय। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं योग का क्रम विनिमय। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए, योग का क्रम विनिमय समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। जैसे देखिए 4/12 था, 2/4 था। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, इन दोनों को जोड़े, तो जोड़ने पर कितना आया 12। अब इसी को हम लोग इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिया, मतलब इसके क्रम को, इसके जगह को, स्थान को हटा दिया, मतलब बदल दिया। ठीक है, बदल दिया मतलब बदला बदली, जैसे गांव में होता है ना क्रम विनिमय होता है ना, कि चावल का बदला दाल ले लो, दाल के बदला चावल, 1 kg चावल तो 1 किलो दाल, है ना। तो इस तरह से बदला बदली होता था। तो यहाँ पे अब यहाँ भी क्या करना है, बदला बदली कर रहा है लोग। ठीक है, तो बदल के देख रहा है, तो क्या हुआ, है ना। जैसे कि 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति है और ये भी 2 व्यक्ति है। ठीक है, ये 1 kg कितना दिया, 1 kg चावल दिया, चावल। ठीक है, और ये इसके पास 1 kg है, 1 kg दाल मान लीजिए। ठीक है, अगर ये इसको देता है या फिर इसको देता है तो क्या होगा, आखिर दोनों के पास 1 किलो है। अगर ये दोनों तोलता है तो क्या होता है, जब ये लोग का माप होता है तो दोनों के पास 1 kg होता है। कितना है, 1 kg। ठीक है, इसके पास 1 kg, इसके पास 1 kg, तो दोनों 1 kg दोनों के पास है। अगर दोनों को अगर हम लोग देखें तो दोनों क्या है, बराबर है दोनों के पास। अगर दोनों को जोड़ते हैं 1 kg तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 kg हो जाएगा। दोनों को एक साथ अगर तोलेंगे तो कितना होगा, दाल 1 किलो और चावल 1 किलो, तो वजन कितना हो गया, 2 kg हुआ। अब मान लीजिए दाल को इधर रख के तोले या फिर इधर रख के तोले, तो बात तो बराबर ही होगा। मतलब दोनों स्थिति में 2 ही kg होगा, दोनों मिलाकर तोला जाए तो। ठीक है, दोनों अगर मिला देंगे कितना होगा, 2 kg। दोनों के एक साथ अगर तोल दिया जाए पैकेट में रख के या फिर किसी तरह से उसको मिलाकर रख देते हैं, और उसको तोलेंगे तो 2 ही kg होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 परिमेय संख्या लिया, दोनों के जोड़ा। ठीक है, दोनों के जोड़ने पर क्या हुआ, 10/12 आया है दोनों के जोड़ने पर। अब इसके क्या के क्रम को चेंज कर दिया, मैं इसको इधर लेना है, इसको इधर लेना है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों को भी जोड़ने पर इतना ही होता है, सेम आंसर आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, अब हम योग का क्रम विनिमय समझ गए, तो योग का आप साहचर्य गुण भी समझ लेते हैं। योग का साहचर्य, योग का क्रम विनिमय या साहचर्य भी यहाँ लिख सकते हैं, या साहचर्य लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं योग का साहचर्य, योग का साहचर्य। देखिए साहचर्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी अब यहाँ देखो, देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्रम विनिमय में 2 अंक था। कितना अंक था, 2 अंक था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे 3 अंक लेंगे। साहचर्य में कितना अंक लेंगे, 3 को, अंक नहीं परिमेय संख्या लेंगे। ठीक है, 3 परिमेय संख्या लेंगे, 3/2 प्लस 2/3 प्लस 4/6, ये 3 अंक लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का अर्थ हुआ कि साहचर्य गुण में ये होता है, शुरू का पहला दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर इसी को लिखेंगे 3/2 प्लस 2/3 प्लस 4/6। अब इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना। पहला में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, बाद में इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाद वाला को 2 को जोड़ेंगे और फिर पहले वाला के 1 ठो बाद में जोड़े, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे। तो दोनों स्थिति में अगर बराबर आता है तो हम लोग समझेंगे वह योग का साहचर्य गुण है, और अगर बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। तो योग में साहचर्य गुण होता है और क्रम विनिमय भी होता है, लेकिन घटाव के अंतर्गत न क्रम विनिमय होगा न ही योग का व्यवकलन का साहचर्य गुण होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों के एलसीएम निकाले तो हमारा निकला 6। कितना निकला, 6। ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 4/6। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलेंगे, बराबर का चिन्ह। ठीक है, यहाँ भी क्या करना होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 4 13, कितना आया 13/6 प्लस 4/6। देखिए दोनों का भी सेम है, तो हम इसका एलसीएम निकाल दें, 6 निकलेगा। ठीक है, कितना निकला 6, और यहाँ पे कितना है 13, 6 कम 6 तो 13 कम 13, 6 कम 6 तो 4 एकम 4, कितना आया 17/6। ठीक है, 17/6, इसका आंसर कितना आया 17/6। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, और बाद में इसको जोड़ेंगे। अगर 17/6 आता है तो है योग का साहचर्य गुण, और अगर नहीं आता तो योग का साहचर्य गुण नहीं होगा। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे 3/2, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 6, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे अभी, है ना। 3 दूनी 6, इन दोनों के एलसीएम निकालना है, 6 कहाँ से आया है, तो इन दोनों के एलसीएम निकालने से आया है 6। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है,
3 और 6 का एलसीएम निकाले 6 निकला। 3 से भाग भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि नीचे वाला संख्या से भाग करना है और भागफल से ऊपर में गुना करना है। तो 3 दूनी 6 और 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 6 एकम 6 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस 4 और 4 जोड़े तो 8 और यहाँ पे आया हमारा 6 है तो 6 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर दोनों का एलसीएम निकाला तो निकलेगा 6। देखो 2 और 6 का एलसीएम निकाला तो 6 निकलेगा, है कि नहीं। तो 6 हम लिख दिए। ठीक है, 6 हो गया, ये हमारा 6 एलसीएम है। अब 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 तिया 6, 3 12 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। अब 6 से 6 में भाग करेंगे कितना होगा, एक बार में 1 गुना करेंगे 8 में तो 8 एकम 8। आगे दोनों जोड़े तो 9 17/6, यानी योग पर साचर्य गुण होता है। ठीक है, तो यह साचर्य गुण है तो हाँ है, हाँ है लिखेंगे। ठीक है, और ये भी था हाँ है। ठीक है, ठीक है ना। योग का क्रम विनिमय समझ में आया होगा, योग का साचर्य गुण भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्याकलन का क्रम विनिमय, व्याकलन का क्रम विनिमय। चलिए यहाँ पे स्पेस खाली, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, है ना। इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका काम हो गया है ना। चलिए देखते हैं व्याकलन पर, ये समझ में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा ये बचा व्याकलन का क्रम विनिमय। व्याकलन, व्याकलन का क्रम विनिमय। ठीक है ना। तो ये इसका व्याकरण पर क्रम विनिमय या साचर्य गुण नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट इसमें लिख देंगे यह नहीं होता है। ठीक है, इसका क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम यहाँ रखते 4/6, ठीक है, -2 क्या रखें 3 रखते हैं। ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्रम विनिमय करते हैं, इसका स्थान को बदला बदली कर देते हैं। तभी अभी ऐसे ही जोड़ेंगे, गुना घटाएंगे, इसमें व्याकलन मतलब घटा होता है, घटाना होता है। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 निकला, 6 लिख दिए। ठीक है, भिन्न का घटाव करेंगे यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे 6 एकम 6, तो एक जो भागफल आता है ऊपर गुना करेंगे 4 में, 4 एकम 4 सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 से गुना होगा ऊपर में तो 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आया 0/6, और इसका आंसर अगर निकालेंगे 0 जो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2/3, इसको यहाँ ले लाएंगे, इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, 2/3 और यहाँ लिखेंगे 4/6 माइनस। अब देखते हैं ये 0/6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों के एलसीएम तो निकला हमारा एलसीएम 6 ही निकलेगा, है कि नहीं। अब देखो 3 दूनी 6, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 6 कम 6, 6 कम 6, चार कम 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस तो पहले से ही था, तो हम लिखेंगे यहाँ 2/3 माइनस। ठीक है, माइनस लिखेंगे, इसके लिए तो माइनस था पहले से, हम माइनस देखिए इसको, ये जो था ये पहले से माइनस 2/3 था, तो माइनस लिखेंगे प्लस और 4/6 लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें घटा, व्याकरण में इसका होता है घटाना होता है। अगर हम इसको इधर बदले, ठीक है, तो ये माइनस वाला इधर आ गया, ये प्लस, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, है ना, प्लस ही ना होगा, तो हमें माइनस लिख दें। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तब भी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस लिख दें ऐसे करके, ठीक है, तो प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस लिखेंगे तो ये फिर जोड़ना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो हम घटाव नहीं करेंगे, यहाँ पे घटाव 4/6, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा तो 6 निकला। ठीक है, अब 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 माइनस कितना आया 4। ठीक है ना, माइनस 4 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 से गुना करके इसको ऊपर में तो 2 दूनी 4, है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब 6 से 6 में भागता है, एक बार में जाएगा माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 क्या होता है 8, -8 नीचे 6, देखिए दोनों बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, तो
व्यवकलन पर क्रम विनिमय नहीं काम करता। व्यवकलन मतलब घटाना, तो ये दोनों को हम लोग घटा रहे थे, ठीक है। तो व्यवकलन पर नहीं काम करता है, तो व्यवकलन का क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। साहचर्य भी नहीं होता है, ठीक है। व्यवकलन का साहचर्य देखते हैं आप, व्यवकलन का साहचर्य, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ अगर मान लिया जाए यहाँ पे -4 कुछ भी संख्या लगते हैं, 4/6 -2/4 ऐसे रखते हैं, 6 है ना, ये संख्या रखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ते हैं पहले इन दोनों को, तो क्या आएगा इसको जोड़ने पर 6 और 4 कैल्शियम निकलेगा, कितना जो निकालिए, तो 6 और 4 कैल्शियम निकलता है 12। कितना निकलेगा, देखिए 4 और 6 निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12, कितना निकला 12, तो हमें लिख देंगे 12, ठीक। अब 6 से भाग करेंगे 12 में, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। माइनस 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6 है ना, -4/6, ठीक है। इसी को इधर भी लिख लेते हैं, तो 4/6 -2/4 -4/6। अभी दोनों करते हैं घटा, इधर से करते आते हैं, ठीक है। इधर वाला दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो हम लोग समझेंगे व्याकरण पर भी साचर गुण होता है, नहीं आया तो नहीं होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे नहीं आया तो नहीं हुआ, ये व्याकरण पर साचर गुण नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों बराबर आपस में बराबर नहीं था, है ना। तो चलिए 4/6, ठीक है, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह यहाँ पे है। इन दोनों कैल्शियम निकालेंगे, कितना निकलेगा, तो वही 12 ही निकलेगा। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, माइनस 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, ठीक है, ब्रैकेट। चलिए यहाँ पे 8 और 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 14, अरे जोड़ना नहीं घटाना है, 8 में से 6 गया, बचा 2, ठीक है, बचा 12 यहाँ पे, -4/6 बराबर, यहाँ भी वही करना होगा, 4/6 माइनस 8 में से 6 गया, बचेगा 2/12, ठीक है। इन दोनों एल्शियम निकालेंगे, फिर से हमारा 12 एल्शियम निकलेगा, ठीक है। 12 एल्शियम निकला, अब 12 एकम 12, 2 एकम 2, माइनस 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 होगा ना। देखिए 6 से भाग करेंगे 12 में, तो 6 दूनी 12, तो 2 से ऊपर संख्या वाला गुना होगा, तो 4 दूनी 8 बराबर 6 और 12 का एल्शियम निकालें तो फिर 12 ही निकलेगा, तो 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, क्या आया 8, माइनस 12 एकम 12, 2 एकम 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। आगे देखते हैं, अगर 2 में से 8 घटाते हैं तो -6 बचता है, कितना बचेगा, -6/12 बराबर 8 में से 2 घटाते हैं तो बचता है 6/12। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये समृद्ध, यह व्याकरण पर व्याकरण का साचर्य गुण नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, साहचर्य नहीं है, क्या नहीं है, साहचर्य, किस पर, व्यवकलन पर, व्यवकलन का साचर गुण नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, बराबर होता तब ना, ठीक है, ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए ये समझ में आया होगा, देख लीजिए, अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप उससे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, इतना तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे गुणन का क्रम विनिमय, क्या देखेंगे, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय, इसको समझते हैं। देखिए 4/3
गुने 2/6 ये संख्या लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बदल लेते हैं, 2 इधर लिखते हैं, 6 इधर और 4 इधर। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए 4/3 था, 2/6 था, हमने क्या किया, इसका स्थान में स्थानों को बदल दिए। इसका स्थान ये पहले था, ये पीछे आ गया, ये पीछे था, ये आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करने पर अगर बराबर आता है तो समझेंगे हम लोग कि यह क्रम विनिमय है, गुणन पर क्रम विनिमय है, ठीक है। तो गुणन पर क्रम विनिमय होता है, साहचर्य भी होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुणन पर, गुणा पर साहचर्य भी होगा और क्रम विनिमय भी होगा, ठीक है। लेकिन व्यवकलन पर क्या होता है, व्यवकलन पर न क्रम विनिमय होगा न ही साहचर्य गुण होता है, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गुना करते हैं 4 दूनी 8 और 6 18 है ना, 2 चौके 8 6 18, देखिए दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये क्रम विनिमय पर क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है। क्रम विनिमय करने पर कोई अंतर नहीं आता है गुणन पर, ठीक है। अब गुणन का साहचर्य भी देखिए, साहचर्य गुणन पर साहचर्य ये भी देख लेते हैं। साहचर्य मान लिया कि 9/3 रखेंगे, 2/4 रखते हैं, ठीक है, 7 कोई भी संख्या लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, बराबर इसी संख्या क्या लिखेंगे, 9/3 गुने 4/7 गुने 2/5, ठीक है। वही संख्या लिखना होता है, बस करना क्या है कि पहला 2 इसका गुना करेंगे और लास्ट का इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। और फिर ये लास्ट का 2 गुना होकर फिर इसमें गुना होगा और इसका पहला 2 गुना होकर फिर इसमें गुना होगा, ठीक है। तो दोनों अगर इस स्थिति में गुना करने पर बराबर आता है तो वह साहचर्य गुण होगा गुणन पर, ठीक है। तो गुना करते हैं, 9 चौके 36 3 सते 21, ठीक है। अब यहाँ 2 5, ठीक है, बराबर 9 3 यहाँ पे होगा ही होगा, इसको गुना करें, 4 दूनी 8 7 5 35, इसको गुना करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 1 7, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 9 8 72, 5 5 25, 5 तिया 15, गलत हो रहा, 3 5 15, 3 तिया 9 1 10। देखिए दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है, तो ये गुणन पर साहचर्य गुण होता है, साहचर्य होता है, ठीक है ना। साहचर्य गुण इसमें कार्य करेगा और गुणन पर क्रम विनिमय भी कार्य करेगा, लेकिन व्यवकलन पर नहीं काम कर रहा था, है ना। साहचर्य ना ही क्रम विनिमय, दोनों को दोनों नहीं आ रहा था बराबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया गुणन का, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे भाग पर, ठीक है। भाग पर, ये दोनों पर नहीं होता है, ठीक है, इस दोनों पर नहीं होता है साहचर्य गुण होगा, नहीं क्रम विनिमय होगा, ठीक है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं भागफल, ठीक है, भाग का क्रम विनिमय, ठीक है, विनिमय है ना, क्रम विनिमय। तो इसके अंतर्गत अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ 9/3 करते हैं, ठीक है ना, अब बराबर 3/9, क्रम मतलब बदल दिए, ठीक है, इसको बदला बदली कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर इसको भाग करते हैं, कितना, 3 तिया 9, 3 आता है, लेकिन इसको भाग करते हैं तो 3/9 यानी 1/3 आता है, ठीक है। तो बताइए 3 और 1/3 दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये भाग का क्रम विनिमय नहीं होगा, ठीक है। याद रखिए भाग पर क्रम विनिमय का गुण काम नहीं करेगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं साहचर्य, देखिए साहचर्य, भाग का साहचर्य, भाग का साहचर्य, ठीक है। अगर भाग के साहचर्य की बात करें, है ना, तो 9/3, ठीक है, भागे और भी कोई संख्या लेते हैं 4, ठीक है, इसी को फिर लिखेंगे 9/3/4। तो पहले इन दोनों को हम लोग भाग करेंगे और बाद में, ठीक है, इसको भाग कर लेंगे, 3 तिया 9, कितना आता है, ये दोनों कट क्या आएगा हमारा, 3/4 आया, ठीक है, बराबर, ये दोनों तो कटेगा ही नहीं, कटेगा, 3/4 ही आएगा, आएगा ना, ठीक है, 4 आएगा। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अगर भाग करेंगे तो 3/4 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको अगर भाग करेंगे तो 9 गुने 4/3 होगा, 3 तिया 9, तो कितना, 3 चौके 12, 3/4 आता है, यहाँ पे 12 आता है, ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये भाग के अंतर्गत साहचर्य गुण नहीं होता है, ठीक है। भाग के अंतर्गत साहचर्य गुण ये नहीं, भाग का साहचर्य गुण नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग ये 5 पॉइंट्स देखेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, काफ़ी देर हो चुका है।
गुणात्मक तत्समक फटाफट देख लेते हैं। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या पर जब हम किसी वैसी संख्या गुणा करें जो उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, तो उसे गुणात्मक तत्समक कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 4/5 है, अगर हम इसमें 1 अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, 1 गुना करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। 4/5 ही तो 4/5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो जब हम किसी परिमेय संख्या पर 1 से गुना करते हैं तो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक क्या है हमारा, तो एक गुणात्मक तत्समक कौन हुआ, एक गुणात्मक तत्समक कौन है, एक है, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, एक को गुणात्मक तत्समक कहेंगे क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिसे हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। क्लियर, गुणात्मक तत्समक क्लियर हो क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर मान लिया जाए कि 1/4 लेते हैं, इसमें 1 गुना करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 1/4 ही आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम में क्या है, ठीक है, समझते हैं। देखिए जब दो परिमेय एक परिमेय संख्या लीजिए, जब कोई परिमेय संख्या होगा उसका उल्टा हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 4 लिया, ठीक है, 9/4 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, गुना करके इसी को जब 4 और 9 लिखेंगे, इसका जब गुणनफल होगा या जो गुणनफल होगा, गुणनफल क्या आना चाहिए इसका, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि ये कटेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर। तो जब परिमेय संख्या को उसी को उल्टा करके, है ना, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, उल्टा, प्रतिलोम मतलब विपरीत, जैसे 9/4 था उसका विपरीत क्या होगा, 4/9, 9/4 को 9/4 था, यह इसे क्या करना है, विपरीत करना है, मतलब 9/4 को पलट देंगे 4/9। तो इन दोनों को जब हल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो क्या होगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहेंगे इसे, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम बोलेगा तो हम लोग इसी तरह से हल करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि देखिए 5/8, तो गुना प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, इसको उलट के गुना करना है, ठीक है, इसको गुना करना। गुना तो मतलब गुना ही होता है, गुणात्मक गुना मतलब गुना करना, इसको प्रतिलोम मतलब उल्टा करके 8 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 ये कट गया, ठीक है, कितना आया, 1। इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 1, और ये क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये भी कंप्लीट हो चुका हमारा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये भी कंप्लीट। देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या होगा, अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे 4, ये पूर्ण संख्या, गुना करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0। अगर हम पूर्णांक संख्या भी लेते हैं, -14 ले लेते हैं, ठीक है, गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर हम परिमेय संख्या भी लेते हैं, 4/9 गुना 0 तो क्या आ जाएगा, 0, इसका मान क्या आ जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा, दोनों हर हाल में क्या होगा, ये 0 ही होगा, ठीक है। चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, किसी भी संख्या को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। यानी शून्य के साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, यह 0 ही कर देगा, ठीक है ना।
शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर क्या आएगा, शून्य आएगा, उसे हम लोग शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या, प्रतिलोम मतलब उल्टा। अगर मान लिया जाए किसी संख्या को अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 4 है और इसी का उल्टा प्लस है तो इसे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 4 को उल्टा हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस, प्लस को ये प्लस में, इसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, विपरीत। तो 4 का उल्टा -4 है ना। जैसे कैसे आना का उल्टा क्या होता है, जाना, है ना, करते हैं ना, आना जाना उल्टा कैसे होता है। दूसरी तरफ 4 का उल्टा क्या होगा, -4 होगा, प्लस का उल्टा माइनस। तो माइनस ये दोनों को अगर गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, शून्य आएगा। इसी को हम लोग बोले योज्य प्रतिलोम, मतलब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 + 4 अगर यहाँ पे रखें -4 + 4 जोड़े में ही तो क्या आ जाएगा, 0 ही होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ 10 - 10 प्लस अगर 10 करें तो क्या होगा, 0 होगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस करके जोड़ना होगा, प्लस रहेगा तो माइनस करके जोड़ लेंगे, ठीक है, समझ में आया। मतलब जोड़ना ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ, इसका बोलेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। तो इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्लस -10 से करना होगा, ठीक है, -10 से, देखिए 10 से जोड़ना है -10 को। तो अभी दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 10। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा योज्य तत्समक, ठीक है। योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक यहाँ समझते हैं लास्ट, ठीक है। योज्य तत्समक, तत्समक, ठीक है। चलिए योज्य तत्समक मतलब क्या होगा कि किसी भी परिमेय हो या फिर पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, किसी में अगर हम लोग शून्य, योज्य तत्समक को, शून्य को हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक, ठीक है ना। शून्य को योज्य तत्समक बोलते हैं, याद रखेंगे। योज्य प्रतिलोम जो संख्या है उसी संख्या से घटाना या फिर जोड़ना। माइनस में होगा तो उसको प्लस करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ना, माइनस वाला संख्या को प्लस करके जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ 4 था, इसमें से 4 घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ घटाना नहीं है, -4 प्लस करना है, ऐसे करें ब्रैकेट करके, ठीक है। ताकि योज मतलब जोड़ना, योज मतलब जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो आएगा, है ना। माइनस प्लस गुना होके माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, योज्य तत्समक समझेंगे, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक कौन है, शून्य है। तो हम किसी भी संख्या को 4 प्लस अगर 0 करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 4/9 प्लस अगर 0 करते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं 4/9, इसमें 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये 4/9 ही होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब किसी संख्या परिमेय हो या पूर्ण हो या पूर्णांक संख्या हो, किसी संख्या में जब हम लोग शून्य को जोड़ते हैं तो उस योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक कहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।